हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है। अब हमारे घर में डेली यूज में बहुत सारा डिवाइसेस है जिसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दूसरे एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होता है ना। जैसे इलेक्ट्रिक लैंप देख लीजिए, बल्ब हो गया या इलेक्ट्रिक लैंप हो गया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एंड लाइट एनर्जी। एक्चुअली लाइट एनर्जी चाहिए लेकिन साथ में हीट भी हो जाता है, हीट एंड लाइट एनर्जी। उसी तरह बहुत सारा हीटिंग डिवाइसेस है ना। जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, ओवन हो गया, है ना, गीजर हो गया, रूम हीटर। ये सारा जो है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। और भी डिवाइस देखिए, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी रिएक्शन वगैरह होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के चलते, तो उसमें वो केमिकल एनर्जी में चेंज होता है ना। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। करंट फ्लो होने से उसमें केमिकल चेंजेस होता है। उसी तरह और भी है, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह, उसमें क्या होता है, माइक्रोफोन हो गया, है ना, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी हो जाता है। उसी तरह जैसे और भी है ना, कॉइल अगर लेते हैं हम लोग, कॉइल को अगर हम लोग वाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, है ना। तो ये सारा क्या होता है, जो भी एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि वेरियस फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, है ना। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या उसी को कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे मेजरमेंट करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। अब एक सिंपल सा हम लोग सर्किट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, एक सोर्स होना चाहिए, एक स्विच या की हो गया, है ना। सबसे सिंपल सर्किट है। ठीक है। तो ये सोर्स है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V है, ये करंट I फ्लो हो रहा है इसके चलते, ये कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस R है। सिंपल सर्किट है ना, जिसमें सोर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइडिंग करंट I इन द सर्किट, है ना, और रेजिस्टेंस क्या है, थ्रू द कंडक्टर R है। अब इससे हम लोग देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सप्लाई कर पाता है। ठीक है, वही हम लोग को निकालना है। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से जानते हैं कि V क्या था, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या था, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। तो उसमें हम लोग देखे थे W/Q, जिसमें W क्या था, दैट वाज द वर्क डन टू मूव Q अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जिसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस होना था V। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या बोल सकते हैं कि W इज द वर्क डन इन मूविंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है ना। तो Q चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी W। अब इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं, ये जो Q है इसका भी फॉर्मूला याद कीजिए। सबसे शुरू में हम लोग किए थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू करंट, है ना। इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोग कर चुके हैं। तो यहां से हम लोग को क्या मिलता है, Q इक्वल टू I इंटू टी। तो यहाँ V के बदले हम लोग IT लिखेंगे, ये V हो गया, सॉरी Q के बदले IT लिखेंगे, Q के जगह हम लोग I इंटू टी लिख रहे हैं, है ना। ये V हो गया, ये Q के जगह IT।
तो W इक्वल टू VIT, ये एक रिलेशन निकला। ठीक है, अब इसी में हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, अब इसी को यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे, V के जगह हम लोग I ले लेंगे, मतलब V को चेंज करेंगे। तो V के जगह IR लेंगे तो क्या हो जाएगा, IR इंटू IT, तो ये हो जाएगा I²RT। ठीक है, फिर इसको हम लोग I इक्वल टू V/R, है ना, यहीं से ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग I के बदले हम लोग पोटेंशियल यूज करेंगे, तो यहाँ V रहेगा और I को चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा V/R यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। T उतना ही है। T, यहाँ T का मतलब क्या है कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज फॉर T सेकेंड्स। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है T सेकेंड्स में, तो ये सोर्स कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसी का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब ये देखिए, ये V²T/R, तो ये सारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो गया। एक साथ में देख लीजिए, W इक्वल टू हम लोग शुरू किए थे यहाँ से VQ, वहीं से VIT, वहीं से I²RT अप्लाइंग ओम्स लॉ, या तो V²T/R। ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, है ना। छोटा छोटा बहुत सारा फॉर्मूला हो जाता है। अब जहां जो जरूरत होगा उसको हम लोग को यूज करना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, है ना। कहीं मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को देख लेना होगा कि कौन सा फॉर्मूला आएगा। तो मेन अगर आप लोग याद रखिएगा, ये वाला हो गया W इक्वल टू VQ और उसके बाद VIT, यहीं से बाकी सारा आ जाता है। ठीक है, और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, है ना। सिंबल में हम लोग कैपिटल J लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। है ना, इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड, है ना। सिंपल आप लोग याद कीजिए, क्लास 9 में हम लोग किए थे, पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर के टर्म में हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या है, इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स। ठीक है, तो P इक्वल टू W/T, तो P इक्वल टू W क्या हो जाता है, VIT बाय T करेंगे तो क्या हो गया, V इंटू I। ठीक है, अब SI यूनिट ऑफ पावर को वॉट माना गया है ना। जैसे एनर्जी के लिए भी जूल, है ना, साइंटिस्ट के नाम से ये सब SI यूनिट का नाम दिया गया है, तो उसी तरीके से SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और सिंबल में कैपिटल W लिखते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, ये पावर जो है ये क्या है, वोल्ट, और ये I का यूनिट हो जाता है एम्पियर। तो ये जो वॉट है इसको हम लोग, ये पावर का वॉट है, और उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि पावर है V इंटू I, तो यूनिट ऑफ V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है वोल्ट, इंटू I का होता है एम्पियर। तो ये जो वॉट है, वॉट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर हो गया। ठीक है, तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं कि अगर 1 वॉट हम लोग देखते हैं तो 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वॉट क्या है, इट इज द पावर कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, है ना। तो 1 वॉट क्या हो जाएगा, 1 वॉट इज द पावर consumed by an electrical appliance
when 1 ampere current flows in a circuit having potential difference 1 volt। ठीक है, तो पावर कंज्यूम हो जाएगा 1 वॉट व्हेन 1 वोल्ट होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो होना चाहिए 1 एम्पियर। अब देखिए ये 1 वॉट जो है ये बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, तो इसी को हम लोग बिगर यूनिट अगर लेंगे तो 1 किलोवाट हो सकता है, इसका मतलब 1000 वॉट, या फिर 1 मेगावाट वो होता है 10 टू द पावर 6 वॉट। तो ये सारा बिगर यूनिट्स ऑफ पावर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोग देख लेते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर जो है वो P है ना, P वॉट है, और उसका एनर्जी कंज्यूम जो है W, और उसको यूज करते हैं T सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, P इंटू टी होगा कि नहीं। यहां से हम लोग देखे थे ना पावर इक्वल टू W बाई टी, तो W क्या हो जाएगा P इंटू टी, है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो कोई भी अप्लायंस जो है उसका अगर P वॉट है ना, एंड T सेकेंड्स के लिए उसका यूज होता है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा W। एनर्जी के लिए क्या यूनिट होता है, जूल, है ना, ये जूल होता है। पावर के लिए है वॉट, और टाइम जो है दैट इज सेकेंड। तो क्या देखते हैं, इसी को अगर हम लोग 1 कर लेते हैं, 1 जूल हो जाएगा 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर उसका पावर 1 वॉट है और यूज करता है 1 सेकेंड के लिए, तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, 1 जूल। ठीक है, तो any electrical appliance having power 1 watt is used for 1 second, then energy consumed is 1 joule। अब इसी को हम लोग बिगर यूनिट देख लेते हैं। इस वॉट को हम लोग वॉट सेकेंड को हम लोग चेंज करके वॉट आवर भी कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि जो भी अप्लायंस है पावर 1 वॉट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, तो एनर्जी कंज्यूम कितना होगा। ठीक है, तो वॉट आवर का डेफिनेशन हो जाएगा 1 वॉट आवर is the energy consumed by an electrical appliance having power 1 watt which is used for 1 आवर, है ना। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर 1 वॉट है और उसका यूज हो रहा है 1 आवर तक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा 1 वॉट आवर, है ना। 1 वॉट आवर को हम लोग 1 वॉट आवर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इससे भी बिगर यूनिट वो हो जाएगा 1 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर को कैसे लिखेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे। उसका हो जाएगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसका पावर हो जाएगा 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। इसमें हम लोग यहीं से लिख लेते हैं, है ना। जो 1 वॉट आवर है इसी को हम लोग 1 किलोवाट कर देते हैं। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग पावर 1 वॉट के बदले हम लोग लिखेंगे 1 किलोवाट एंड इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 किलोवाट आवर।
और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 K को स्मॉल लिखेंगे कैपिटल W और फिर H को स्मॉल लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर। क्लियर है? तो ये सारा बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। जो वॉट सेकेंड है वो स्मॉल यूनिट हो जाता है, तो हम लोग वॉट आवर ले सकते हैं। उससे भी बिगर अगर अप्लायंस जो है ज्यादा पावर है उसका, तो 1 किलोवाट, उसको 1 आवर तक यूज करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम और भी बिगर यूनिट हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये किलोवाट आवर, और देखिए एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो जूल और किलोवाट आवर में क्या रिलेशन है, ये भी क्लास 9 में हम लोग देख चुके हैं, है ना। 1 किलोवाट आवर को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 1 किलोवाट क्या हो जाता है, 1000 वॉट, है ना। ये W जो वॉट के लिए है ना, इंटू 1 आवर। तो ये जो वॉट है, वॉट का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ जैसे था P इक्वल टू W/T, P होता है वॉट, है ना। ये हो गया जूल और ये सेकेंड, तो वॉट क्या हो जाता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 1000 वॉट के बदले जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू 1 आवर को हम लोग 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 3600 जूल। ठीक है, इसी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये 36 इंटू 10⁵ जूल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ हम लोग 3.6 करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, है ना। तो 1 इंटू 10 भी होगा तो 10⁶ हो जाएगा। तो ये हो गया रिलेशन 1 किलोवाट आवर का। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। जो इसी यूनिट में हमारा इलेक्ट्रिक बिल भी इसी यूनिट में कैलकुलेट होता है ना। घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं उससे जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम होता है ना, उसका हम लोग को बिल भरना पड़ता है। तो वो जो कैलकुलेशन होता है इसी यूनिट में होता है। ये जो 1 किलोवाट आवर है, इसी को 1 यूनिट हम लोग इसी को 1 यूनिट माना गया है ना। तो उसी का जूल के हिसाब से 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे। अब तक हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख रहे थे, अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली हीटिंग एनर्जी के रूप में हम लोग कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या देखे हैं, W इक्वल टू I²RT, ये देख चुके हैं। अब देखिए ये क्या है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जो डिफरेंट फॉर्म्स है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि लाइट एनर्जी हो सकता है, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। तो जनरली हम लोग क्या पाते हैं कि कोई भी फॉर्म हो, थोड़ा सा जो भी एनर्जी है कुछ ना कुछ जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो ही जाता है ना। जैसे लाइट एनर्जी है ना, कॉमन से एग्जांपल है। हमको लाइट एनर्जी चाहिए तो उसमें क्या देखते हैं, जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है वो पहले हीटेड होता है और तभी ग्लो करता है तो लाइट देता है। कोई भी अगर मैकेनिकल एनर्जी हो, है ना, कोई भी मोटर हो जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो उसमें भी कुछ देर बाद अगर आप लोग उसमें टच करेंगे तो पाएंगे कि मोटर जो है वो गर्म हो गया है। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो थोड़ा बहुत हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इसको अगर हम लोग हीट एनर्जी के लिए H लिख दें तो ये फॉर्मूला होता है H इक्वल टू I²RT। अब इसी से एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यही जो रिलेशन है इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसमें 3 लॉ आ जाएगा, अभी हम लोग देख लेते हैं, इसी से याद करना इजी होगा। ठीक है, दिस रिलेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देख लीजिए इससे क्या क्या मिलता है, एक है H प्रोपोर्शनल टू I², ठीक है, और एक हो जाएगा H प्रोपोर्शनल टू R, और एक हो जाएगा H प्रोपोर्शनल टू T। अब समझ लेते हैं, ये जो है
मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी रेजिस्टर के थ्रू जो जाता है करंट, है ना, तो जो भी हीट फॉर्म होता है तो दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस इज गिवन, है ना। इसमें क्या है, प्रोवाइडेड H proportional to I square, सीधे हम लोग लिख सकते हैं for a given resistance। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस सेम है ना, रेजिस्टेंस सेम है। अब करंट अगर अलग अलग है, किसी में मान लेते हैं कि दो हम लोग डिवाइस लेते हैं जिसमें रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, एक में करंट ज्यादा फ्लो होता है, दूसरे में करंट कम, तो जिसका भी ज्यादा करंट फ्लो होगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। और ये इफेक्ट कैसे काम करता है, स्क्वायर ऑफ द करंट। मतलब क्या है, अगर 2 यूनिट होता है करंट का तो इसका रिलेटिवली 4 हो जाएगा, है ना। इसका 2 एम्पियर है तो इसका 4 जूल हो जाएगा। इसका अगर 3 एम्पियर हो जाता है ना, तो इसका कितना बढ़ जाएगा, इसका 2 से 3 8 बढ़ा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द करंट है ना, ये प्रोपोर्शनल है, उस हिसाब से ये बढ़ेगा। जितना भी हीट है वो स्क्वायर ऑफ करंट के हिसाब से बढ़ेगा। क्लियर है। अब ये वाला देखिए, ये फर्स्ट लॉ में आ जाएगा, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। एक हो गया, ये हो गया एक, दूसरा हो जाएगा H प्रोपोर्शनल टू R फॉर अ गिवन करंट, फॉर अ गिवन करंट। इसका मतलब अब हम लोग दो डिवाइस ले लेते हैं, मतलब दो रेजिस्टर, दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें से करंट सेम फ्लो हो रहा है एंड फॉर द सेम टाइम। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें हीट ज्यादा होगा, क्योंकि H क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R फॉर अ गिवन करंट। मतलब अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो तब क्या हो जाएगा, H जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या है, H प्रोपोर्शनल टू T फॉर अ गिवन करंट एंड रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। जो भी रेजिस्टर है उसमें जो भी रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो सेम करंट है, सेम रेजिस्टेंस है ना। एक में ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होता है, एक में कम, तो जिसमें ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उसमें हीट ज्यादा होगा। ये कॉमन सी बात है ना, हम लोग देखते हैं जिसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा थोड़ी देर बाद अगर उसको टच करेंगे तो वो वायर या जो भी है वो गर्म लगेगा ज्यादा, है ना, जिसमें से कम टाइम के लिए फ्लो होगा उससे, ठीक है। तो ये इसी लॉ से, ये जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जो फॉर्मूला है, इसी से हमारा ये तीनों जो कंडीशन है आ जाता है, और तीनों मिला के होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है। तो याद रखना इजी है, बस जो आई स्क्वायर है तो उसमें आप लोग समझ लीजिएगा ये जो है ये कांस्टेंट है फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस एंड टाइम, है ना। जब R के लिए करेंगे तो ये दोनों को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे फॉर अ गिवन करंट, और जब टाइम के लिए करेंगे, T टाइम के लिए है ना, फॉर प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर अ गिवन करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसी हीटिंग इफेक्ट को यूज हम लोग करते हैं, है ना, तो उसका जो एप्लीकेशन है वो अब क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, उसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा उसी को डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन जो है वो तो हम लोग को मालूम ही है, जैसे जो भी हीटिंग इफेक्ट यूज करके जनरली जो डिवाइसेस है, जैसे क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, है ना, ये सारा जो है ये इसी हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। उसमें क्या है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा, तो जितना भी ये जो हीटिंग एलिमेंट्स है, मतलब जो भी कॉइल्स होता है ना, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, तभी हीटिंग इफेक्ट उसमें अप्लाई होगा कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगा, है ना। जनरली क्या है, टंगस्टन, नाइट्रोम, यही सब हम यूज करते हैं जिसका रेजिस्टिविटी काफी हाई है, और साथ ही क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, नहीं तो क्या है उस हीट से अगर मेल्ट हो जाएगा तब तो काम ही नहीं करेगा।
तो इसीलिए उसी तरीके के एलिमेंट्स को हम लोग को यूज करना है हीटिंग एलिमेंट्स के लिए। तो वो सारा हो जाता है पहला मेन जो है एप्लीकेशंस में, एक वो हो जाएगा। और दूसरा जो है वो है फ्यूज। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक मेन एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का। हम लोग फ्यूज के बारे में जानते ही हैं। इसका काम क्या है, क्यों इसको सेफ्टी डिवाइस के नाम से जानते हैं, है ना। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, इज अ सेफ्टी डिवाइस, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी अप्लायंसेस है उसको बचाता है। कभी कभी हो सकता है ना कि जितना भी करंट उस डिवाइस में जाना चाहिए उससे अगर एक्सेस करंट आ जाता है तो इट में डैमेज द अप्लायंस। उससे बचाने के लिए ये फ्यूज हम लोग यूज करते हैं। तो ये फ्यूज हमेशा क्या होता है, इन द बिगनिंग ऑफ द सर्किट फ्यूज जो है इज कनेक्टेड इन द बिगनिंग ऑफ अ सर्किट, इन द बिगनिंग ऑफ अ सर्किट, और साथ ही क्या है, सीरीज कनेक्शन में, एंड इन सीरीज विद द डिवाइस, विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो भी है विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आप लोग देखिएगा, है ना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन से काम कर रहे हैं, अचानक बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया, तो होता क्या है, जैसे एक्सेस करंट आ गया तो वो फ्यूज के थ्रू जा रहा था, तो फ्यूज में जो एक वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है। अब इसका फंक्शन समझ लीजिए, फ्यूज में क्या होता है, उसमें एक वायर होता है, ठीक है। अब वो वायर इस तरीके से बना होता है कि जो भी एक्सेस करंट उसमें से पार होगा तो इट विल मेल्ट उस हीट से। अभी हम लोग देखे हैं ना, करंट पास होने से हीटिंग इफेक्ट होता है, तो उस हीट से वो वायर जो है मेल्ट कर जाता है। अब मेल्ट कर जाने से ये सीरीज कनेक्शन में है तो वो सर्किट वहां पे ब्रेक हो जाता है, तो वो जो करंट है वो आगे उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक आ ही नहीं पाता है, एंड द अप्लायंस इज सेव्ड फ्रॉम द डैमेज, ठीक है। अब फ्यूज के कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। उसमें जो थिन वायर होता है ना, वो जनरली क्या है, ये अलॉय होता है, इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, ये जो फ्यूज का वायर है इसको इस तरीके का होना चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, तभी मेल्ट करेगा। काफी हाई होने से ये मेल्ट ही नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही क्या है, इसको थोड़ा गर्म भी होना चाहिए, मतलब इसमें रेजिस्टिविटी भी होना चाहिए। तो इसका रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी शुड बी ग्रेटर देन द कनेक्टिंग वायर्स। जो भी कनेक्टिंग वायर्स होता है ना, जैसे कॉपर से बना हो गया या फिर एल्यूमिनियम से, तो ये जो है रेजिस्टिविटी शुड बी ग्रेटर देन कॉपर और एल्यूमिनियम, जो भी जिससे भी बना होता है, जो भी कंडक्टिंग वायर्स है उससे इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। अब ये जो है, इसीलिए ये बना होता है इससे, एलॉय से, है ना, जो मिक्स्ड होता है मेटल्स का जो मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड एलॉय। अब ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब फ्यूज का डिफरेंट रेटिंग होता है, अब रेटिंग को समझ लेते हैं। जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, है ना, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, इस तरीके से डिफरेंट रेटिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि फ्यूज से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट पार होगा, उससे अगर ज्यादा पार होगा देन द फ्यूज वायर विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, यही वो रेटिंग है। 2 एम्पियर रेटिंग मतलब जो फ्यूज से मैक्सिमम करंट जो है पास हो सकता है, दैट इज 2 एम्पियर। इससे ज्यादा होने से उस हीट से वो वायर जो है इट विल मेल्ट, और मेल्ट होने से वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरीके से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अलग अलग डिवाइस के हिसाब से फ्यूज उस तरीके, उस रेटिंग का फ्यूज कनेक्ट किया जाता है ना। जहां मान लीजिए 5 एम्पियर करंट चाहिए, ठीक है, तो वहां हमको 5 एम्पियर करंट का ही फ्यूज जो है, रेटिंग का फ्यूज वो लगाना होगा। अगर वहां हम कम का लगा देंगे 2 एम्पियर, इसका मतलब क्या है, वो डिवाइस काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उतना करंट जा ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि वो 2 एम्पियर के बाद ही वो मेल्ट हो जाएगा।
वही अगर हम ज्यादा का लगा दें 10 एम्पियर, तो उसमें से वो करंट जाएगा और वो डिवाइस को डैमेज करेगा। इसीलिए जिस डिवाइस का जितना एम्पियर करंट चाहिए उसी हिसाब से वो वैसे रेटिंग का फ्यूज लगा हुआ रहता है सर्किट में। ठीक है, तो फ्यूज का वर्किंग क्लियर है कि इट इज अ सेफ्टी डिवाइस एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज with the electrical appliance in the beginning of the circuit. Whenever excess current passes through it, it melts. The wire of the fuse melts and breaks the circuit. अब ये वायर भी, इसका जो थिकनेस है वो इसी रेटिंग के हिसाब से होता है ना। थिकनेस ऑफ वायर क्या होगा, जितना ज्यादा करंट का रेटिंग होगा थिकनेस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर द रेटिंग, थिकर इज द वायर, है ना। जितना ज्यादा रेटिंग होगा उतना ही ज्यादा वायर जो है वो मोटा होगा। थिकर इज द वायर, है ना। मोर इज द रेटिंग, थिकर इज द वायर, जो भी है। ठीक है, तो जितना रेटिंग के हिसाब से वो थिकनेस ज्यादा होगा। कम रेटिंग होगा तो पतला वायर होगा कि तुरंत उतना करंट पार होने से वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो मेन काम है उसका कि एक्सेस करंट जाने से मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देना एंड दस इट प्रोटेक्ट्स द अप्लायंस, इसीलिए इसका नाम है सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, तो यही हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उसमें भी देख लेंगे कि कैसे किस तरीके से, बहुत सारा फॉर्मूला है ना, तो वो सारे फॉर्मूले को कब और किस तरीके से यूज करना है वो सब हम लोग देख लेंगे। And thank you for watching my video.